चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जोर से। व्हाट ऐसे स्कूल जैसा लगा मुझे। गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे भी बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग मैम। ओह थैंक यू, आई एम मिस ओनली। चलो, आज हम चालू करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमको कौन से एएसए सिलेबस में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एंड एएस 20 दैट इज ईपीएस। चलो, सो पहले हम स्टार्ट करते हुए एएस 13 दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। चलो, तुमने इन्वेस्टमेंट का तो सुना सा लगा होगा ना कि हमने इन्वेस्टमेंट्स तो सुने हैं मैम, फाइनल अकाउंट्स में हमने इन्वेस्टमेंट्स किया था। ओके, सो इन फाइनल अकाउंट्स व्हेन वी वर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स तो हमने दो टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स देखे थे, दैट वाज करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन से होते हैं बताओ मुझे? ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो हम होल्ड करते फॉर लेस देन 1 ईयर, ओके, और 12 मंथ्स। और नॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं? जो हम होल्ड करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर और 12 मंथ्स। ओके, सो अभी ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है पहले ये देखते हैं। सो तुमने अपने पेरेंट्स को बातचीत करते हुए सुना होगा की चल आपण ना याच्यात इन्व्हेस्ट करू त्याच्यात इन्व्हेस्ट करू, असं काहीतरी ऐकलं असेल तुम्ही तुमच्या पेरेंट्सच्या तोंडून की आज ना आपण गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट करू, प्रॉपर्टी परचेस करून ठेवूया, है ना, असं काहीतरी तुम्ही खूप ऐकलं असेल पेरेंट्सकडून। हाँ, तो वो हम इन्वेस्टमेंट क्यों होल्ड करते हैं? क्योंकि वी कैन अर्न इनकम फ्रॉम इट। सो फर्स्ट वन इज वी वांट टू अर्न इनकम, वी वांट टू अर्न इनकम, ओके, फॉर इनकम अर्निंग। ओके, तो इनकम कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं? सो वी कैन अर्न इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, बाय वे ऑफ डिविडेंड। सो डिविडेंड इनकम कब आएगी हमको? जब हमने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, तो शेयर से हमको मिलेगी डिविडेंड। सो हम लिखते इधर फ्रॉम शेयर्स, फ्रॉम शेयर्स। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम कहाँ से आएगी? अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी में, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी में तब हमको आएगी रेंटल इनकम। सो प्रॉपर्टी, ये छोटा आ रहा है ना थोड़ा, रुको बड़ा लिखती हूँ थोड़ा सा, पेन का साइज कम कर देती हूँ। फ्रॉम शेयर्स, तुम भी लिखो तुम्हारे नोट्स में, एंड फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके, इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स किए इन लोन्स, फिक्स्ड असेट्स या सॉरी फिक्स्ड लोन्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सो फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट लिख देती हूँ सीधा, फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, चलो अभी इनकम अर्निंग तो हमको पता चल गया, बट बिफोर दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस। नॉट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट for not held as a stock in trade, held as not held as stock in trade। तो not held as stock in trade को एक्सप्लेन करना है मुझे, तो आई विल गिव वन एग्जांपल। मेरी है बिजनेस, बिजनेस कौन सी है मेरी? सपोज गुड्स बनाने की बिजनेस है मेरी, मैं टायर मैन्युफैक्चर, सीएट टायर मैन्युफैक्चर करता है, तो मेरी सीएट टायर मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस है, सीएट टायर्स को मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। इफ आई वांट टू मैन्युफैक्चर अ टायर बिजनेस, चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, सो दिस इज माई टायर बिजनेस। इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, आई एम इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, तो ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ही है। ओके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। बट इफ मेरी फाइनेंस कंपनी है, मतलब ही मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी है,
मैं लोगों को इन्वेस्टमेंट के एडवाइजेस देती हूँ, इसमें इन्वेस्ट करो, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, फिर तुम SIP में इन्वेस्ट करो, ये सब मैं करती हूँ। ये मेरी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ओके। और मैं होल्ड करती हूँ इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, SIP एक्सेट्रा, ये सब है मेरे पास। तो मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट है इफ़ आई एम अ टायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बट इफ़ आई एम एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी मेरी, सॉरी, ये इन्वेस्टमेंट मेरी इन्वेस्टमेंट्स होगी क्या? नहीं, दैट विल बी माई स्टॉक, दिस विल बी माई स्टॉक, दिस थिंग विल बी माई स्टॉक, ये मेरी स्टॉक होगी, ओके। नाउ इधर क्या बोला है? असेट नॉट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, मतलब ही ये इन्वेस्टमेंट कंपनी का इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा, दिस वोंट बी एन इन्वेस्टमेंट, तो इसको स्ट्राइक ऑफ करो, नॉट एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ओके। बट दिस इज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ क्या? मैं तो टायर बिजनेस कंपनी हूँ, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट्स लूँगी तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। और मैं इन्वेस्टमेंट क्यों होल्ड कर रही हूँ? फॉर इनकम अर्निंग। इनकम कैसे अर्न करूँगी मैं? बाय डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट। और अगर मैंने होल्ड भी किया और भी, तो मुझे क्या मिलेगा? कैपिटल एप्रिसिएशन, ओके, कैपिटल एप्रिसिएशन। अभी कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे होता है? नाउ माय पेरेंट्स टुक अ फ्लैट इन माय नेम, उनको लगा कि चलो अभी बेटी बड़ी हो गई है, अभी बेटी की शादी करानी है, तो शादी करानी है तो फिर कुछ हम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं उसके नाम पे। तो माय पेरेंट्स टुक अ फ्लैट इन माय नेम एंड दे गिफ्ट एज एन इन्वेस्टमेंट। अभी मैं तो बड़ी नहीं हुई हूँ अभी तक, मैं तो अभी 18+ भी नहीं हूँ, तो मेरी शादी करने का कोई सवाल ही नहीं है, तो तब तक वो वेकेंट ही रखेंगे क्या? नहीं, तो हम उसको देंगे रेंट पे, तो मुझे रेंटल इनकम आ गई, ओके। बट आफ्टर सम टाइम उनको लगा कि अभी ना हमको शादी कराने के लिए पैसे चाहिए, तो हमको वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। तो दैट टाइम व्हेन माय पेरेंट्स परचेज दैट प्रॉपर्टी, दे परचेज्ड इट फॉर 1 crore, दे परचेज्ड इट फॉर 1 crore, द प्रॉपर्टी दे परचेज्ड इट फॉर 1 crore। अगर 1 crore में परचेस करने के बाद आज जब वो सेल करेंगे, दे आर सेलिंग इट फॉर 5 crores, दे आर सेलिंग इट फॉर 5 crores, क्योंकि अभी उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई। तो वो जो वैल्यूएशन बढ़ी है बाय 4 crores विल बी माई कैपिटल एप्रिसिएशन। अभी समझा मुझे इनकम कैसे आया? एक शॉट में मुझे बहुत सारी इनकम आ गई ऑफ 4 CR। नाउ फॉर अदर बेनिफिट्स, और भी कुछ बेनिफिट्स होंगे तुमको इन्वेस्टमेंट्स में जो आएंगे, वो तुमको यहाँ पे रिकॉर्ड करने इन AS 13, ओके। चलो अभी हम सीखते हैं रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करें? आ जाओ इनिशियल रिकॉग्निशन पे। तो मैं हूँ शेयर होल्डर, मैं जा रही हूँ XYZ टाटा लिमिटेड के पास, तो मैं टाटा के पास जाती हूँ और फिर मुझे शेयर्स खरीदने, तो शेयर्स खरीदते वक्त ऑब्वियसली शेयर की प्राइस होगी, तो फिर वो शेयर की प्राइस इनटू कंसिडरेशन लूँगी। आफ्टर टेकिंग शेयर प्राइस इनटू कंसिडरेशन, फिर शेयर्स खरीदते वक्त मुझे कुछ इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस भी तो लगेंगे, तो मुझे टाटा लिमिटेड ऐसे थोड़ी मैं देंगे शेयर्स, वो बोलेंगे प्लीज़ मैम, सृष्टि मैम, यू आर परचेसिंग शेयर्स, यू आर परचेसिंग टाटा लिमिटेड के शेयर्स, सो तुमको कुछ इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। जैसे जब तुम लोन लेने जाते हो, लोन, तो लोन प्रोसेसिंग फ़ी होती है, वैसे ही जब हम शेयर्स खरीदने जाते हैं तब हमको शेयर्स की भी प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ती है, तो उसको ही हम इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस बोलते हैं, ओके। अब अगर मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, ओके, चलो प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं। आई वांट टू टेक अ प्रॉपर्टी, तो ये मुझे बहुत प्रॉपर्टी पसंद आई, ओके। ये बंगला है मेरा, अभी ये मेरा बंगला है क्योंकि मैंने ख़रीदा है, ओके। तो ये मैंने ख़रीदा फॉर 1 CR, ओके। सो दिस 1 CR इज़ माई परचेज प्राइस, ओके, ये मेरी परचेज प्राइस है, ओके। नाउ फिर जिससे मैं खरीद रही हूँ, जो बेच रहा है सेलर, वो उसने मुझे क्या बोला? सृष्टि मैम, अभी 1 लाख का बंगलो तो आपने खरीद लिया एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बट आपको कुछ एक्सपेंसेस तो इनकर करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो लीगल चार्जेस बेयर कर रहा हूँ ना, तो आपको भी करने पड़ेंगे, तो फिर वो हम यहाँ पे लेंगे। तो फिर मुझे सपोज से लग गए 50,000, सो फिर 50,000 मेरे होंगे फीस, कौन से? इंसिडेंशियल फीस या इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस,
ओके। ना अब तुम बोलोगे कि मैम व्हाट इज दिस प्री एक्विजिशन इनकम, व्हाट इज दिस प्री एक्विजिशन इनकम। सो प्री एक्विजिशन के टाइम पे ये जो घर है मैं खरीद रही हूँ, ये बंगला मैंने बनाया है क्या, मैं रेडीमेड खरीद रही हूँ, परचेज कर रही हूँ। तो अब ये बंगले में मैं रहने से पहले कोई और रहता था, पर वो जब रह रहा था तब उसने रेंट पे नहीं किया था, एक महीने का रेंट पे नहीं किया था, एक महीने का रेंट पे नहीं किया था। सो नाउ आफ्टर दैट जो पहले का टेनेंट था वो आता है और फिर बोलता है दैट कि इस घर में आता है, यहाँ पे मैं हूँ, एकदम ऐसे गार्डनिंग कर रही हूँ, ये मैं गार्डनिंग कर रही हूँ मेरे टेरिटरी में। और फिर ये जो पहले जो था इधर रह रहा था घर में वो आया, तो उसने घंटी बजाई, नॉक नॉक, मैम प्लीज़ ओपन द डोर। और तो अरे आप तो कौन हो, आप तो नहीं दिख रहे हो कोई, तो इधर पहले जो रहते थे वो कहाँ पे गए। तो मैंने उनको बोला कि वो तो चले गए, मैंने तो ये घर खरीद लिया है। तो फिर ये बोलता है मेरा 1 महीने का रेंट देना बाकी था, उसको जो सेलर था, ये सेलर है, ओके, ये सेलर है, उसको देना बाकी था, ये इसको देना बाकी था रेंट 1 मंथ का, ओके। अभी 1 मंथ का रेंट देना बाकी था तो फिर ये बोलता है कि अभी आप ओनर हो तो आप ही ले लो ये 1 मंथ का रेंट। सो ये रेंट वो मुझे देता है, बट वो रेंट मेरी है क्या, टेक्निकली नो, वो रेंट किसकी है, सेलर की रेंट है। तो सिंस वो सेलर की रेंट है तो वो प्री एक्विजिशन है, मतलब एक्वायर करने के पहले की वो रेंटल इनकम थी, तो वो मेरी कैसी हुई, तो फिर मैं लेस ही करूँगी ना बाबा, अभी तो मैं लेस करूँगी। सो जो 10,000 की वो रेंट थी वो हम लेस करेंगे, दैट इज रेंटल इनकम। तो फिर हम प्री एक्विजिशन इनकम लिखते हैं इसको एज प्री एक्विजिशन इनकम। मेरा इरेजर बड़ा हो गया, रुको छोटा करती हूँ उसको, चलो। ये थी मेरी परचेज प्राइस, दिस वॉज माई इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। एंड ये 10,000 क्या था मेरा, प्री एक्विजिशन इनकम। बताओ मुझे कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ तुम लोग। पहले तो ये देखो कि मैम करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, है ना, तुम यही सोच रही हो ना कि 1 करोड़ लिखा है मैम, कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1 करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं। अभी बताओ मुझे 1 करोड़ प्लस 50,000 माइनस 10,000 करके बताओ। 1 करोड़ 40,000 मतलब ये 1.5 करोड़, ऐसे लिखो क्या, 0.4, लेटेड भी, इतना टेंशन मत लो। 1 करोड़ कॉमा 40,000, हैप्पी। चलो ये हुई मेरी इनिशियल कॉस्ट, डन। इनिशियल को कैसे रिकॉग्नाइज करना है हमको, इनिशियल रिकॉग्निशन हमारी जो कॉस्ट है। अब आते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑन बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट मतलब क्या, ऑब्वियसली 31 मार्च। चलो एक बच्चे ने तो बोला 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट। सो अभी मैं ईयर एंड पे आ गई और मुझे क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन होंगे 2 बेसिस पे, कौन से, 1 इज करंट, अनदर इज लॉन्ग टर्म या नॉन करंट। सो करंट का पता है तुमको, अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया था 2 कंडीशंस, व्हाट इट शुड बी,
रेडीली रियलाइजेबल, रेडीली रियलाइजेबल मतलब इजीली सेलेबल होना चाहिए, इजीली सेल करते आना चाहिए। एंड सेकेंड, इंटेंशन टू नॉट होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इजी लैंग्वेज में इन्होंने जरा कॉम्प्लीट कर दिया, कॉम्प्लिकेट। सो हम इजी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, लेस देन 1 ईयर, हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर। ओके, अभी करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर। मतलब ही कॉस्ट या फेयर वैल्यू जो भी लोअर अमाउंट होगी उस पर हम करंट इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। चलो, और ये जो रिडक्शन होगी वो कहाँ पे जाएगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आ जाओ लॉन्ग टर्म पे। सो अभी देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अ करंट इन्वेस्टमेंट। इन्होंने तो बोल दिया AS 13 ने कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अ करंट इन्वेस्टमेंट। बट मैं बोलूँगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट विच इज हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। लिखो, हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। सो इधर था लेस देन 1 ईयर और इधर है मोर देन 1 ईयर। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू किया जाता है? जैसे करंट इन्वेस्टमेंट में वैल्यूएशन होती थी कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। बट देर इज वन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है? reduced carrying amount if permanent diminution in value, permanent diminution in value। अगर परमानेंट से प्राइस नीचे गिरती है उस इन्वेस्टमेंट की, ओके, और उठने नहीं वाली है, तो फिर हम उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। देन ओनली वैल्यू एट फेयर वैल्यू। सो इट इज़ लाइक आई कैन पुट इन टू वर्ड्स एज इफ बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, ये सब अच्छे से याद रखोगे तुम। हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मैं बोलूँगी अगर तुम एक बार गिर गई तो फिर से उठना नहीं, तो एक बार गिर गई तो इंक्रीज मत होना। तो परमानेंट डिमिनिशन, एक बार गिरने के बाद वो वापस से उठ नहीं सकती इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। सो इसलिए हम तब वो रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू। अगेन वो कहाँ पे जाएगा डिफरेंस? प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो अभी आते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। अभी मुझे इन्वेस्टमेंट को सेल करनी है। अभी मैंने ये जो बंगला है ना, मेरा बड़ा सा बंगला इधर ड्रॉ किया है मैंने। इधर ये जो मेरा बड़ा सा बंगला है जिधर मैं पौधों को पानी मार रही थी, सॉरी पानी मारती नहीं है, पानी दे रही थी, डाल रही थी पौधों को। तो फिर मैं जब डाल रही थी तो मुझे लगा अभी ये घर से मैं बोर हो गई, अभी मुझे दूसरा घर चाहिए, बस हो गया ये घर, अभी मैं बेचूंगी, अभी मैं इसको बेचूंगी। अभी मुझे बेचना है तो मुझे सेलर तो मिल गया, तो मैं सेल करने वाली हूँ। तो मुझे सेल करना है तो फिर सेल्स प्रोसीड्स मैंने खरीदी थी 1 CR में, तो अभी मुझे बेचनी है 5 CR में। मुझे लालच आ गया तो मैंने देखा कि मेरी वैल्यू की प्रॉपर्टी अभी 5 करोड़ की हो गई, अभी मैं बेचूंगी। हाँ, तो फिर सेलिंग एक्सपेंसेस भी तो आएंगे। हाँ, तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस भी मुझे लेस करने पड़ेंगे, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस मैं लेस करूँगी। ओके, आफ्टर रिड्यूसिंग द सेलिंग एक्सपेंसेस मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना बाबा। मतलब मैं बेच तो रही हूँ तो ऐसे थोड़ी बेच रही हूँ, मुझे भी कुछ तो चाहिए। पैसा पैसा, मैं भी तो लड़की हूँ, तो मैं भी बोलूँगी पैसा पैसा करती तो पैसे पे तो मरती, तो फिर मुझे भी पैसे चाहिए। तो मैंने सोचा अभी ये घर बेच ही रही हूँ, तो मैंने 1 CR में ख़रीदा था, 5 CR में बेचूंगी, तो सेल्स प्रोसीड 5 CR, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे। और मेरी बुक वैल्यू कितनी थी घर की? 1 CR। सेल्स प्रोसीड कितने थे? 5 CR। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने आए होंगे? सपोज 50,000 आई होंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो ये 5 CR में से ये सेलिंग एक्सपेंसेस लेस होंगे और फिर से मैं लेस करूँगी ये 1 CR। वैसे मुझे मिलेंगे मेरा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी तो मुझे प्रॉफिट ही होगा ऑब्वियसली,
मैं घर थोड़ी ना इतने सस्ते में बेचूंगी। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हमने देखा था प्री एक्विजिशन इनकम, प्री एक्विजिशन इनकम को हमने देखा था, ओके ओके। सो प्री एक्विजिशन इनकम देखते वक्त मैं देखूंगी इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द प्री एक्विजिशन पीरियड। अभी मैंने ये जो छोटी सी ड्राइंग निकाली थी, अच्छी वाली ड्राइंग, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आई नो, ऐसे मत बोलना कि मैम आपकी ड्राइंग गंदी है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो ये जब मैं पौधों को पानी डाल रही थी, एक रेंटल इनकम मुझे आ रही थी, ओके। एक बंदा आया था जो मेरे से पहले मेरे घर में रह रहा था, तो वो रेंट लेके आया था, हमने देखा था वापस से। तो फिर उसको ये रेंट देनी थी किसको? जिससे मैंने खरीदी थी, सेलर को। बट वो सेलर तो नहीं है, अभी ओनर कौन हूँ? मैं हूँ। तो वो मुझे वो जो टेनेंट था मुझे देने आया था रेंट, तो मैंने तो बोला कि मैं तो नहीं ले सकती हूँ, बट फिर भी मैंने लिया, ओके। सो दैट इज माई प्री एक्विजिशन इनकम। वाई? परचेस के पहले जो भी इनकम होगी दैट विल बी माई प्री एक्विजिशन इनकम, ओके। परचेस करने से पहले वो रेंट एक्रू हुई थी, वो रेंट आई थी, बट वो रिसीव की थी क्या? नहीं, वो रिसीव नहीं की थी। तो इसलिए वो रेंट अभी रिसीव हो चुकी है, बट रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर, आफ्टर द एक्विजिशन। तो मुझे कब मिला वो रेंट? आफ्टर द एक्विजिशन। पर वो रेंट मेरी है क्या? नहीं, पहले के ओनर की है। सो इट विल बी ट्रीटेड एज रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। Hence, as it is assumed that price paid for investment includes pre-acquisition income, इसलिए हम लेस करते हैं। मेरी इनकम है क्या रेंट? नहीं, वो इनकम किसकी है? प्रीवियस ओनर की, दैट इज सेलर ऑब्वियसली। नाउ पोस्ट एक्विजिशन इनकम, पोस्ट एक्विजिशन इनकम, वो पोस्ट एक्विजिशन इनकम कौन सी है? वो बेचने के बाद नहीं क्या, वो मुझे होलसम अमाउंट मिला था, मेरा घर बेचने के बाद मैं बोल रही थी मुझे अभी पैसे चाहिए, वो मेरा इनकम है। बट अभी मैं इसको कहाँ रिकॉर्ड करूँगी? इन माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाई? बिकॉज दैट इनकम इज आफ्टर एक्वायरिंग दैट बंगलो, आफ्टर एक्वायरिंग द बंगलो। सो वो रिकॉर्ड होगी मेरी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So income earned and accrued after the acquisition and received after the acquisition. So मैंने बंगलो खरीदने के बाद ही मैं बेचूंगी ना, तो मुझे पैसे कब आए? बंगलो खरीदने के बाद, जब मैं बेचने जा रही हूँ, तो इसलिए वो आएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में। सो मुझे बताओ अभी प्री एक्विजिशन इनकम आया तो कहाँ पे जाएगा? लेस करूंगी फ्रॉम माई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर वो पोस्ट एक्विजिशन इनकम हुई, मतलब ही इन हमारी एसेट को एक्वायर करने के बाद वाली इनकम, तो वो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो हाईलाइट कर लो एंड देखो, बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स इट इज डिफिकल्ट टू मेक एलोकेशन इन प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन इनकम। क्योंकि इक्विटी शेयर्स को हम कैसे प्रीडिफाइन करें? अगर मैंने शेयर्स खरीदे इन द बीच ऑफ द ईयर, मतलब इन द मिड ऑफ द ईयर, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये जो डिविडेंड है वो किस पीरियड की है? तो मैं क्या करूंगी? पीरियड मल्टीपल लगाऊंगी। बट स्टिल आई कैन डिसाइड क्या ये प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन? नो, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। सो इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक अलोकेशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट। अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखते हैं। फॉर राइट इशू, अच्छा मैं पहले बताती हूँ राइट शेयर्स क्या होते हैं। ओके, राइट शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स को ही दिए जाते हैं। सपोज अपनी ये कंपनियाँ, आई विल से इट एज एसपी कॉलेज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नॉट प्राइवेट लिमिटेड, एसपी कॉलेज लिमिटेड अपनी कंपनी है। ओके, दिस इज माई कंपनी, आई विल ड्रॉ कंपनी है। कंपनी है ना, घर जैसा नहीं बना सकती। ये से बड़ी कंपनी है मेरी। ओके, एसपी कॉलेज
हां, सिर्फ तीनच मजले आहेत. बरोबर, 3च मजले आहेत. हां, मोठी कंपनी आहे माझी, 3 मजले आहेत बाबा, मोठी कंपनी ही. SP कॉलेज कंपनी. ओके, तो मिड ऑफ द ईयर ये शेयर होल्डर्स हो, तुम सब लोग, यू ऑल स्टूडेंट्स आर शेयर होल्डर्स. ये तुम स्टूडेंट्स हो, कुछ लड़कियां भी ड्रॉ करती हो, रुको. ओके, ये सब शेयर होल्डर्स हो तुम लोग. हाँ, यू पीपल आर ऑल द शेयर होल्डर्स. अभी तुम शेयर होल्डर्स हो तो तुम शेयर होल्डर्स होने के नाते तुमको कुछ फ़ायदा भी तो मिलना चाहिए. तो फ़ायदा देना है तो मैं दूंगी तुमको राइट शेयर्स. मैं दूंगी तुमको राइट शेयर्स. आई विल गिव यू राइट शेयर्स. सो मुझे अगर तुमको राइट शेयर्स देने हैं, हाँ राइट शेयर्स देने, तो मैं तुमको कम प्राइस पे दूंगी, मैं तुमको डिस्काउंट दूंगी. ओके, नाउ आई एम ओनर ऑफ दिस कंपनी, यू आर शेयर होल्डर्स. मैं तुमको बोलूँगी कि ना तुम मेरे सब अपने लोग हो, शेयर होल्डर्स अपने लोग होते हैं, तो मैं शेयर होल्डर्स तुम अपने लोग हो, तो मैं तुमको है ना कम प्राइस पे दूंगी प्राइस. मतलब बाहर के लोग, जब बाहर से लोग आएंगे तो मैं उनको कितने पे दूंगी? 100 रुपये पे. मैं तुमको कितने में दूंगी? 80 रुपये में दूंगी वो शेयर्स. ओके, सो दैट प्राइस विल बी माई राइट शेयर प्राइस. ओके, राइट शेयर प्राइस. तुमको कम प्राइस में दे रही हूँ ना, तुमको बेनिफिट तो दे रही हूँ ना मैं. तो जब तुम परचेस करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो तुम एंट्री कैसे पास करोगे? ये जो तुम शेयर होल्डर्स हो, ये छोटे छोटे लोग, मतलब तुम छोटे नहीं हो वैसे, तुम हो तो बड़े बड़े लोग, बट तुम जब खरीदोगे तो 80 रुपये में खरीदोगे. सो यू विल पास एन एंट्री एज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. ओके, जब तुम शेयर्स खरीदोगे. अभी तुमको लगा कि नहीं, अभी बस हो गया, हमने खरीद लिया, अभी हमको बेचने हैं, हमको शेयर्स बेचने हैं. ओके, सो यू विल सेल. जब तुम सेल करोगे तो उसका इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ओके, एज इनकम. एज इनकम बेचने के बाद तुमको इनकम ही आएगी ना, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. बट स्टिल देर इज एन एक्सेप्शन टू दिस. देर इज एन एक्सेप्शन टू दिस. नाउ सी व्हाट इज द एक्सेप्शन. 2 conditions. Investment should be acquired on come right basis. Now this come right basis matlab it has purchase price effect. Come right matlab purchase price effect. तो उसमें परचेज प्राइस ऑलरेडी मिक्स की गई हुई है. ओके, सो दैट्स वाई जब ये आएगी कम राइट बेसिस, तब हम पीएनएल में नहीं जाएंगे, तब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफर हो जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट्स केम डाउन बिलो द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर द इशू ऑफ शेयर्स. मतलब मैंने तुमको क्या प्रॉमिस किया था? अरे बच्चों सुनो, अरे मेरे प्यारे प्यारे शेयर होल्डर्स सुनो मेरी बात, मैं तुमको 80 रुपीज़ पे शेयर्स दूंगी, ऐसे मैंने प्रॉमिस किया. ओके, बट आफ्टर यू एक्सरसाइज दैट राइट, तुमने बाहर से सुना कि अरे ये मैम ने तो हमारे साथ गद्दारी की, हमको बोला कि हमको 80 रुपीज़ पे शेयर देगी, पर बाहर के लोगों को भी वो 80 रुपीज़ पे ही शेयर दे रही है, तो हमको क्या फ़ायदा हुआ? हमको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ. ओके, सो फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर तुम बोलोगे कि अगर उसको भी फ़ायदा नहीं मिला, हमको भी फ़ायदा नहीं मिला. ओके, हमको तो फ़ायदा नहीं मिला ना, हमको तो सिर्फ मैम ने लॉलीपॉप दिखाया कि अरे वाह 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 कि हम तुमको 20 रुपीज़ से कम डिस्काउंट में शेयर्स दे रही हूँ, पर डिस्काउंट मैंने दिया एक्चुअल में, वो तो बाहर के लोगों को भी दे दिया मैंने शेयर्स में डिस्काउंट. सो दैट्स वाई इन दैट केस टू नलिफाई दैट इफेक्ट व्हाट वी विल डू, we will not take that to profit and loss account. So under the above 2 situations, income received by sale of right is credited to investment account. It is credited to investment account in cost column. Okay, तो ये investment account में जाएगा. अगर normal shares बेचती होती तो profit and loss में जाता, but market value कम हो गई या फिर कम राइट बेसिस पे मैंने वो शेयर्स खरीदे थे, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा. सिंपल, समझा? अभी डिस्क्लोजर देखते हैं, लास्ट पार्ट डिस्क्लोजर. अभी मैं क्या क्या डिस्क्लोज करूँगी? डिस्क्लोजर मतलब क्या? तुम्हारे इंस्टाग्राम बायो में लिखते हो ना, क्या लिखते हो तुम इंस्टाग्राम बायो में? क्या केक किलर समथिंग समथिंग ऐसे तो लिखते हो,
क्या? हाँ, केक मर्डरर, राइट राइट, सी स्टूडेंट्स आर ओनली टेलिंग मी, मतलब तुम लिखते हो ये सब, है ना? तुम ऐसे ऐसे पथेटिक लाइंस लिखते हो अपने इंस्टाग्राम बायो में, केक मर्डरर और लैंडेड ऑन अर्थ, ऐसे कुछ तो फालतू से लिखते हो। वो क्या करते हो तुम? डिस्क्लोजिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो वैसे ही हमको भी डिस्क्लोज करने के हमारे पास कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है। सो तुम क्या बताओगे पहले? मैंने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है। फिर क्लासिफिकेशन बताओगे, लॉन्ग टर्म है या करंट इन्वेस्टमेंट है। फिर टोटल अमाउंट बताओगे मेरी इन्वेस्टमेंट की, क्या टोटल अमाउंट है, वो कोटेड है या अनकोटेड इन्वेस्टमेंट है। फिर टोटल मार्केट वैल्यू, पूरी मार्केट वैल्यू मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट वैल्यू, वो मल्टीप्लाई करके पूरा मार्केट वैल्यू बताओ इन्वेस्टमेंट्स का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब वही, मेरा बंगला था, मैंने बेच दिया, तो फिर वो प्रॉफिट आया, तो वो प्रॉफिट मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और एनी अदर डिस्क्लोजर तुमको लगता हो बताना चाहिए हमको, तो वो भी बता देना। ओके, चलो आ जाओ प्रॉब्लम्स पे। चलो जल्दी जल्दी से प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स में हाइलाइटर लो थोड़ा सा। ओके, टेक योर हाइलाइटर्स इन हैंड्स। सो वी आर हैविंग फर्स्ट प्रॉब्लम इज इनिशियल रिकॉग्निशन ऑन इन्वेस्टमेंट्स। चलो, on May 1, 2025, ABC Limited purchased 500 equity shares of XYZ Limited for rupees 80 per share. Additionally, ABC Limited incurred incidental expenses. So underline incidental expenses of rupees 1000 and 500 equity shares को underline करो और 80 per share को underline करो. Related to acquisition. Prior to acquisition, there was pre-acquisition income of rupees 200. Calculate the initial cost. Calculate the initial cost. Just a sec. Calculate the initial cost. बताओ मुझे कैलकुलेट करके, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है हमने। क्या हो गया? अभी मुझे आपका आंसर चाहिए पहले, फिर मैं बताऊंगी कि मुझे आंसर कैसे चाहिए। सो इक्विटी शेयर्स कितने परचेज किए थे? 500 इंटू ₹80, क्योंकि एक शेयर है 80 रुपीज़ का, सो 500 इंटू 80 इज 40,000। ओके, ये हमारी परचेज प्राइस हो गई। नाउ इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस कितने हैं? 1000, सो मैं इसको ऐड करूंगी। और मुझे प्री एक्विजिशन इनकम कितनी है? 200, तो मैं उसको लेस करूंगी। तो आंसर क्या आ रहा है? 40,800। ठीक है, आंसर तो आ गया। तुम बच्चे ऐसे ही लिखोगे, परचेज प्राइस, फिर लिखोगे ऐड इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस लेस कॉस्ट लेस प्री एक्विजिशन इनकम, आ गई हमारी कॉस्ट, प्रॉब्लम फिनिश, हमको 5 मार्क्स मिल गए। ऐसा कर सकते हो क्या तुम बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको लिखना है, थ्योरी भी लिखनी है हमको, तो कैसे लिखेंगे? सो नाउ पे प्रॉपर अटेंशन। हमको आंसर लिखना है इन 4 पार्ट्स। कैसे लिखेंगे? सो दिस स्टेटमेंट इज मैंडेटरी एज पर AS 13, जो भी AS तुम चालू कर रहे हो, यू विल राइट एज पर AS 13 इन्वेस्टमेंट्स। फिर उस पर थोड़ा सा प्रोविजन लिखो, द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस any incidental expenses directly attributable to acquisition and pre-acquisition income is deducted from the cost of investment। मतलब यही कि तो जो तुम कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हो ना, उसका थ्योरी लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है सिर्फ 2 लाइन्स में। सो तुम लिखो। अभी मैम तो यू सेड 2 लाइन्स, आपने तो 4 लाइन में लिखा है। अरे मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, 2 लाइन्स मतलब क्या? 2 लाइन्स ही होते हैं क्या? तुम 4 लाइन्स में लिखो, कितने लाइन्स लिखने लिखो। बस तुम अपने थ्योरी में ये मत लिखना कि AS 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS 13 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अकाउंटिंग, AS 13 इज़ वेरी एसेंशियल। ऐसा सब फालतू आंसर्स मत लिखना बच्चों, प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। सो आफ्टर राइटिंग दिस आई विल टेल यू, मार्किंग स्कीम भी बताऊंगी फिर।
तुमको लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस, तुमको लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस या इन द गिवन केस। तो जब तुमको आंसर नहीं आता है तो तुम लोग क्या करते हो, क्वेश्चन ही उतराते हो ना, क्वेश्चन ही लिखते हो। तो लिखो फिर से क्वेश्चन, जो जो हमने अंडरलाइन किया है उसको शॉर्ट में लिखना है तुमको, इन शॉर्ट। हाँ पूरा क्वेश्चन मत उतरा देना बाबा, पूरा क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ जस्ट की वैल्यूज लिखने तुमको, की वैल्यूज कि क्या क्या हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट तुमको दिखानी है कैलकुलेशंस, यू हैव टू शो द कैलकुलेशंस। चलो जाने दो। कैलकुलेशंस, आ जाओ कैलकुलेशंस पे। फिर लिखना, तुमको ये मज़ा आता है ना करने के लिए। अब ये लिखो मेन पार्ट, परचेज प्राइस कैलकुलेशन दिखाओ ब्रैकेट में 40,000 एंड देन ऐड इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस 1,000 लेस प्री एक्विजिशन इनकम 200 एंड तुम्हारी फिर इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एंड फिर तुमको लास्ट लाइन लिखनी कंक्लूजन। फैक्ट्स हो गए, कैलकुलेशन हो गए, कंक्लूजन हो गए, ये 4 पार्ट्स हो गए। अभी मैं मार्किंग स्कीम बताती हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मार्क्स कैसे देने वाली हूँ इन एग्जाम। हाँ 2 मिनट। हाँ ओके, सो दिस फर्स्ट पार्ट यू राइट एज पर एएस, वो लिखने के लिए 1 मार्क, प्रोविजन लिखने के लिए 1 मार्क, सो इधर मिलेंगे तुमको 2 मार्क्स। ओके, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने के लिए सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा। यस, ओनली हाफ। ऐसे मत करो हाफ, क्वेश्चन ही तो लिखना है, वो तो वैसे भी कॉपी कर रही हो, कॉपी करने के आधे मार्क्स दे रही हूँ मैं तुमको। सो फैक्ट्स ऑफ द केस के लिए हाफ मार्क्स, कैलकुलेशन के लिए 2 मार्क्स। कितने हुए अभी तक? 4.5। और कंक्लूजन लिखने के लिए हाफ मार्क्स। नाउ यू अंडरस्टूड द मार्किंग स्कीम, नोट डाउन करो मार्किंग स्कीम। these 4 components। चलो आगे बढ़ो। नाउ क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, पढ़ो क्वेश्चन को। PQR Limited acquired marketable securities on July 1st, 2025 for rupees 40,000. These securities are readily realizable and the company intends to hold them for 6 months. ध्यान से पढ़ो, 6 months as of 31st March 2026. The fair value of these securities is rupees 38,000. At what value should the investment be shown in balance sheet on 31st of March 2026? Again, step number 1, क्या है मेरा step number 1? As per AS 13 investments, कितने मार्क्स मिले इधर तक मुझे? 1 मार्क। अभी प्रोविजन लिखूंगी। प्रोविजन क्या लिखना है तुमको? प्रोविजन कहाँ से लिखना है पता है क्या? इधर देखो, ये जो तुमने पढ़ा है ना चार्ट में से, वही प्रोविजन तुमको लिखना है इन स्टेटमेंट फॉर्म। सो एन इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज when it satisfies the following condition. It is readily realizable, intended to hold for less than 1 year। बताओ कि हमने ये इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर के लिए होल्ड की है, एंड इट इज मेजर्ड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये करंट इन्वेस्टमेंट की 3 क्राइटेरिया थी, तो वो हम लिखेंगे। नाउ क्या लिखना है? फैक्ट्स ऑफ द केस। नाउ करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कैरीड एट, लिख के दिखाना है तुमको। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट मेरा 40,000, फेयर वैल्यू 38,000। सो लोअर कौन सा है? 38,000। सो दिस इज माय लोअर अमाउंट, ओके। एंड कंक्लूजन लिखना है, तो फिर अगेन तुमको मिलेंगे इधर 2 मार्क्स
इधर हाफ मार्क, इधर 2 मार्क्स और इधर हाफ मार्क। ऐसे मैम खुद को ही मार्क्स दे रही है, मैं तुमको पर्पसफुली दिखा रही हूँ क्योंकि तुम एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे, नहीं तो तुम असाइनमेंट्स में क्या कर रहे थे, डायरेक्टली क्या कर रहे थे, सिर्फ कैलकुलेशन लिखते थे। असाइनमेंट्स में ठीक है मैंने तो मार्क्स दे दिए, बट अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, इन प्रॉपर फॉर्मेट, 4 कंपोनेंट्स एज पर एएस, फैक्ट्स ऑफ द केस, एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन, एंड फोर्थ विल बी अ कंक्लूजन। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। On February 1, 2026, LMN Limited sold the investment for rupees 60,000. The carrying amount, that is book value of the investment, was 55,000. Selling expenses amounted to rupees 500. Calculate the profit or loss on sale of investment. बताओ मुझे कैलकुलेट करके, तुम्हारे शॉर्टकट मेथड से मुझे बताओ कि कितना सेल आएगा। पहले तो मेरी सेलिंग प्राइस 60,000 में से मैं लेस करूंगी 500, वो जो है मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस में से फिर लेस करूंगी मैं बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी, 55,000। सो दैट विल बी माय प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। सो कितनी आई मेरी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, 4,500। तो तुमको अभी फिर से वे पता है कैसे लिखना है, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड है तो इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ, चिल्ला के बोल रही हूँ, 4 components, so that in exam you will write in 4 components again as per AS, given case, then calculation and conclusion. चलो प्रॉब्लम नंबर 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन। On August 1st, 2025, GHI Limited purchased a long-term investment for rupees 1 lakh. As of March 31st, 2026, the fair value of the investment has permanently diminished to 85,000. क्या थी कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट की पहली वाली वैल्यू जिस पे खरीदा था 1 लाख, फिर डिमिनिश कौन सी हुई है, परमानेंटली डिमिनिश हुई है, तो उस पे क्या वैल्यू है 85,000। तो मतलब 15,000 का मेरा डिमिनिशन है, तो वो 15,000 कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड इन बैलेंस शीट एज ऑफ 31st March 2026 एट व्हाट वैल्यू, 85,000। परफेक्ट, अभी तुमको मालूम है प्रोविजंस, तो पहले क्या करोगे, एएस लिखोगे, प्रोविजन लिखोगे, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। See properly. Long-term investments are valued at cost. However, if there is a, ये however मतलब वो वाला नहीं है मराठी में, however, this is however. In English I will say however. So however, if there is a permanent diminution in value, then write down it to fair value. Such reduction is transferred to profit and loss account. So cost of investment कितनी है मेरी investment की cost, 1 lakh, and fair value 85,000. So explanation में लिखते वक्त कैसे लिखोगे, the reduction in fair value of investment is due to permanent diminution. The investment should be valued at 85,000. एंड फिर तुमको कंक्लूजन लिखना है, ये तो तुमको आता है, लास्ट लाइन कॉपी करो एंड देन आंसर लिख दो। अच्छा ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमने चार्ट में किया वही तुमको शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख के दिया है, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट। सो स्टडी दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार करो, स्टार दिस, पुट अ स्टार। This is very important. If I am saying it is important, then it is important. All short notes of ASs are important. ऐसे मैंने लिख के दिया, अगर तुमको ऐसा लगा कि मैम हमको चार्ट नहीं जम रहा है, तो it is in the form of short note.
ओके एक बार पढ़ लेना शॉर्ट नोट, यही है सेम जो चार्ट में दिया है ना उसको सिर्फ कन्वर्ट करके पॉइंट्स में दिया है। चलो अभी स्टार्ट करते विद AS 16 दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। आ जाओ बोरोइंग कॉस्ट में। So, borrowing cost. Borrowing costs are interests or other costs incurred in connection with the borrowing of funds. मतलब मैं लोन ले रही हूँ, तो लोन ले रही हूँ तो मुझे उस लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सो दैट इंटरेस्ट इज माई बोरोइंग कॉस्ट। ओके अभी आ जाओ इधर, हम बोरोइंग कॉस्ट कौन से होते हैं वो देखते हैं, जल्दी जल्दी देखो। सो कमिटमेंट चार्जेस मतलब ही कंपनी कमिट कर रही है कि गिव मी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कंपनी सेज कि मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए। ओके अगर नेगेटिव बैलेंस के नीचे जाता है तो हम पे और इंटरेस्ट लगता है, तो वो और इंटरेस्ट ना लगे तो हम कमिटमेंट चार्जेस दे देते हैं बैंक को कि हे बैंक लिसन, बैंक मेरी बात सुनो, हम तुमको कमिटमेंट चार्जेस दे रहे हैं टू गिव अस एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो वो कमिटमेंट चार्जेस आएंगे यहाँ पे इन योर बोरोइंग कॉस्ट्स। amortization of discounts or premiums on loan. Now there is one loan जो मैंने लिया for 1 CR, वो लोन लिया मैंने 1 CR को, बट बैंक सेज आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हो, हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। आप जब प्रिंसिपल रीपेमेंट करोगे तब आप रीपेमेंट करते वक्त गिव अस ओनली 95 लाख रुपीज़, गिव अस ओनली 95 लाख रुपीज़। सो ये जो 5 lakhs है वो मेरा डिस्काउंट बना, दैट बिकेम माई डिस्काउंट। सो ये डिस्काउंट मेरा होगा एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट, मतलब ही मेरा बोरोइंग कॉस्ट। नेक्स्ट नंबर 3 फाइनेंस लीज चार्जेस। मैंने कुछ तो भाड़े पे लिया, मैंने कुछ तो भाड़े पे लिया, मतलब ही फाइनेंस लीज पे लिया। ओके सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट। ओके आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट, द पुणे मेट्रो। अभी तुम लोगों ने सुना ही होगा ना पुणे मेट्रो, ट्रैवल भी करते रहेंगे तुम पुणे मेट्रो से। सो इन पुणे मेट्रो मैंने क्रेन फाइनेंस लीज पे ली थी। इमेजिन आई टुक अ क्रेन ऑन फाइनेंस लीज, वो सारे हैवी पार्ट्स उठाने के लिए, तो वो मैंने लीज पे ली, तो वो लीज पे ली तो वो लीज चार्जेस जो मैं पे करूँगी वो भी आएंगे मेरे बोरोइंग कॉस्ट में। नाउ एनिसिलरी कॉस्ट, नाउ इन दिस एनिसिलरी कॉस्ट आएंगे मेरे प्रोसेसिंग फीस, मेरी प्रोसेसिंग फीस। ओके लोन प्रोसेसिंग फीस, जैसे मैंने करंट इन्वेस्टमेंट्स में बोला था इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस हम बेयर करते हैं, तो इधर ही लोन लेते वक्त जब मैं मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए लोन लूँगी तो वो लोन लेते वक्त मुझे कुछ एनिसिलरी कॉस्ट आएंगे, तो वो जाएंगे मेरे बोरोइंग कॉस्ट में। फाइनेंस लीज जाएंगे, वो जाएंगे मेरे बोरोइंग कॉस्ट में। नाउ एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। ओके अभी वो तुमको पता है ना सिक्योरिटी चेक होती है मेट्रो प्रोजेक्ट में, सॉरी द मेट्रो, तुम मेट्रो स्टेशन जाते हो तब वो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, वो तुमको स्कैन करते हैं, वो बैग स्कैन होती है तुम्हारी, जैसे एयरपोर्ट में होता है, तो उनको है ना वो यूएस से चाहिए क्योंकि यूएस की सिक्योरिटी सिस्टम इज़ गुड, सो दे वांटेड टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम यूएस, सो उन्होंने लोन लिया। ओके लोन लिया और उन्होंने वो इम्पोर्ट कराई, वो सिक्योरिटी सिस्टम वो इम्पोर्ट कराई, तो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। मैं थोड़ी ना एक शॉट में सब ले लूँगी, नो। तो इंडियन करेंसी और यूएस डॉलर में जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे जाएगा, इन माय बोरोइंग कॉस्ट्स। चलो अभी देखते हैं। बोरोइंग कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट, ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट। ओके मेट्रो प्रोजेक्ट क्या था मेरा, एक्वायर कर रही थी क्या, नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन कर रही थी मेट्रो प्रोजेक्ट को। ओके आई वॉज कंस्ट्रक्टिंग द मेट्रो, मेट्रो की पटरिया, मेट्रो स्टेशंस, एवरीथिंग रिलेटेड टू मेट्रो आई एम कंस्ट्रक्टिंग इट, सो मेट्रो इज माई क्वालिफाइंग असेट। नाउ तुम बोलोगे मैम व्हाट इज दिस क्वालिफाइंग असेट, मैम व्हाट इज दिस क्वालिफाइंग असेट। ये छोटा सा लड़का देखो उसने कैसे मुंह बनाए हुए हैं, सी हिज फेस, उसने ऐसे मुंह बनाया हुआ है सड़ा हुआ सा, और वो सोच रहा है कि व्हाट इज दैट क्वालिफाइंग असेट।
अब ये लड़का सोच रहा है क्वालिफाइंग असेट क्या है, तो तुम लोग भी सोच लो ना थोड़ा सा क्वालिफाइंग असेट क्या होता है. सो क्वालिफाइंग असेट is that asset that takes time, takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale, generally 12 months or higher. मतलब asset 12 months से ज़्यादा का टाइम ले रही है, substantial period to get ready is my qualifying asset. अभी मेट्रो, मुझे बताओ मेट्रो 2 दिन में कंस्ट्रक्ट हुई थी क्या? It took years. अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है. ओके, सो 2-3 साल तो लगते हैं मेट्रो बनने में. तो मेट्रो कौन सी प्रोजेक्ट हुई मेरी? क्वालिफाइंग असेट. मेट्रो इज माई क्वालिफाइंग असेट. 12 महीने से कम में बनी थी मेट्रो? नो, 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लिया. सो दैट इज माई क्वालिफाइंग असेट. अगर क्वालिफाइंग असेट है तो मैं उसको कैपिटलाइज करूंगी इन माई असेट ओनली, द क्वालिफाइंग असेट. अगर द असेट इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट तो उसको मैं चार्ज करूंगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इधर एसेट में चार्ज करूंगी इफ वो क्वालिफाइंग असेट है. अगर क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो P&L में जाएगा. चलो एग्जांपल्स देखो क्वालिफाइंग असेट के. टैंजिबल एसेट जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग. इंटैंजिबल्स एसेट जैसे पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इन्वेंट्रीज दैट रिक्वायर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी टू मेक इट्स सेल. चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे. कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. अब हम देखेंगे कि हम बोरोइंग कॉस्ट को कैसे कैपिटलाइज करते हैं. हाउ डू वी कैपिटलाइज इट? पहले तो कमेंसमेंट. फिर सस्पेंशन एंड देन स्टॉप और सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन. सो देर आर 3 पार्ट्स फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. सो कमेंसमेंट मतलब व्हेन टू स्टार्ट द कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट करें? तब स्टार्ट करेंगे जब हम इनकर करेंगे एक्सपेंडिचर. मतलब मैंने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था, सपोज मैंने 10 करोड़ का लोन लिया, तो उस 10 करोड़ में से मैंने अभी 3 करोड़ लिए टू परचेस मटीरियल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मेट्रो स्टेशन. ओके, तो वो 3 करोड़ मैंने लिए, तो वो 3 करोड़ मैंने एक्सपेंडिचर इनकर किया, तो मैंने एक्सपेंडिचर इनकर किया. ओके, नाउ बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड. मतलब ही अभी मैंने 10 CR का लोन लिया, तो उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एवरी मंथ, तो वो इंटरेस्ट इनकर करना मेरा शुरू हो चुका है. एंड एक्टिविटीज़ आर इन प्रोग्रेस. एक्टिविटीज़ आर इन प्रोग्रेस मतलब काम मैंने शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन का, तो वो सब इधर आएगा. सो दिस इज ऑल आर स्टूडेंट्स, नॉट एनी वन, इट इज ऑल. व्हेन ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. कौन से ऑल कंडीशंस? एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, interest expenses incurred and activities are in progress. Now suspension of capitalization मतलब कब suspend करें? When there is no active development or active development is interrupted. When active development is interrupted. अब कोविड आया था, कोविड में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम क्या हुआ? चालू था? No, it was halted. There was interruption in the active development. So तब मैं क्या करूँगी? सस्पेंड करूँगी कैपिटलाइजेशन. का विल सस्पेंड द कैपिटलाइजेशन, बट इट इज़ नॉट टू बी सस्पेंडेड इफ देर इज टेम्पररी डिले. नाउ आई विल टेल यू इसका एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल हम लेंगे वाइन. अभी मुझे बताओ वाइन क्या 2 दिन में बनती है? नो, देर इज़ अ पीरियड, एजिंग पीरियड बोलते हैं उसको वाइन प्रिपेयर होने में. तो वो ग्रेप्स होते हैं, हम ग्रेप्स को ऐसे भिगोते हैं, फिर उसको हम स्टेरिलाइज करते हैं. स्टेरिलाइज होने के बाद उसको एजिंग पीरियड में रखना पड़ता है. सम वाइन्स नीड 2 to 5 years टू बिकम वाइन. प्रॉपर वाइन बनने में कुछ पीरियड लगता है. सो दैट इज अ टेम्पररी डिले. सो वो टेम्पररी डिले के दौरान हम क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन का सस्पेंड नहीं करेंगे. आई विल नॉट सस्पेंड माई कैपिटलाइजेशन इफ देर इज अ टेम्पररी डिले. सो बेस्ट एग्जाम्पल टू कीप माइंड इन अबाउट द टेम्पररी डिले इज वाइन. वाइन का एग्जाम्पल एजिंग पीरियड ऐसे लिखते हूँ मैं ब्रैकेट में, एजिंग पीरियड. ओके, चलो सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन. नाउ
when substantially all necessary activities are completed and asset is ready for its intended use or sale. So मेरी असेट अभी तैयार हो चुकी है, मेट्रोस तैयार हो चुके हैं, पटरियाँ रेडी है, मेट्रो स्टेशन रेडी है, सब ऐसे एकदम लाइटिंग वाइटिंग करके रखा है. मोदी जी आए, फिर मोदी जी आए, उन्होंने फिर ऐसे वो रिबन काटी, और मोदी जी ने रिबन काटने के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी, टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ हो गया था. हाँ, अभी फाइनली मेट्रो शुरू हो चुकी है. द मेट्रो इज नाउ इंटेंडेड फॉर द यूज़. मेट्रो यूज़ करने लग चुकी है. अभी मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है. तो नाउ स्टार्ट हो चुका है मतलब कंप्लीट हो चुकी है. कंप्लीट हो चुकी है मतलब अभी मैं कैपिटलाइजेशन को स्टॉप करूंगी, होल्ड कर दूंगी. ओके, दिस इज माय सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन. चलो आ जाओ. हाउ मच अमाउंट इज टू बी कैपिटलाइज्ड? हाउ मच अमाउंट इज टू बी कैपिटलाइज्ड? सो इफ आई हैव बोरोड द लोन स्पेसिफिकली फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग असेट, मतलब मैंने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो लोन लिया था वो क्या है? स्पेसिफिक लोन. वाई? बिकॉज मैंने वो स्पेसिफिकली क्यों लोन लिया था? फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मेट्रो, फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मेट्रो. सो दैट इज माई स्पेसिफिक लोन और स्पेसिफिक बोरोइंग. सो सिंस इट इज अ स्पेसिफिक बोरोइंग, हम उसको कैसे कैपिटलाइज करें? ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट. बट उसमें से मैं लेस करूंगी एनी इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑन द बोरोड अमाउंट. ओके, अभी तुम बोलोगे मैम ये एनी इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब मैं मेट्रो प्रोजेक्ट को बना रही थी तब मैंने क्रेन्स लिए थे. आई टेकन क्रेन्स. अभी मुझे बताओ, मैं क्रेन्स के 24/7 यूज़ करती हूँ क्या? डू आई यूज़ द क्रेन्स 24/7? नो, आई डोंट यूज़ इट 24/7. तो फिर मैं क्रेन्स का क्या करूँगी? मैं उसको दे दूँगी रेंट पे, दूसरे को दूँगी रेंट पे, कि when the time I am not using, for the time I am not using, someone else will use. तो someone else will use, तो एटलीस्ट मुझे कुछ इनकम तो आएगा. वो एसेट जो क्रेन है वो आइडल रहने से अच्छा है, वो कोई तो यूज़ करे, कोई तो यूज़ करे. इफ़ समवन इज़ यूजिंग इट तो मुझे उसकी रेंटल इनकम आएगी. तो वो रेंटल इनकम जो आएगी मैं वो करूँगी लेस, मैं करूँगी लेस. So this was my specific borrowing. अभी आ जाओ जनरल बोरोइंग पे. When funds are borrowed generally. So general borrowing जब आएगी, जनरल बोरोइंग मतलब क्या? मैं लोन ले रही हूँ, वो लोन को मैं कैसे भी खर्च करूँ, मैं जो चाहूँ, जैसे चाहूँ, कैसे भी. तुमको क्या? सुना होगा ना ये तुमने डायलॉग, तुमको क्या? तो फिर मैं ये लोन कैसे भी खर्च करूँ, तुमको क्या? तो वैसे ही अगर मैं ऐसे मतलब कर रही हूँ शाइनिंग, बट वो ऐसे शाइनिंग थोड़ी कर सकती हूँ. मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कैपिटलाइजेशन रेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किया तो लिया है जनरल बोरोइंग. तो जनरल बोरोइंग अगर मैंने फाइंड आउट किया है तो मुझे लगेगा बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स. सो ये बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड द ईयर क्या होता है? मतलब ही मेरी एक्सपेंसेस, मेरी इंटरेस्ट एक्सपेंस. सो मैं दोनों जो भी लोन्स ले रही हूँ, सपोज आई एम टेकिंग लोन ए एंड लोन बी. ओके, प्रॉब्लम ही आ जाओ प्रॉब्लम से ही दिखाती हूँ. इट इज देयर वन प्रॉब्लम. सी, आई हैव टेकन two loans. One loan is of 2 lakh rupees and second loan is of 3 lakh rupees at the rate 8%, and पहला लोन है 10% का. ओके, सो इन दिस कैपिटलाइजेशन रेट निकालते वक्त मैं क्या करूँगी? 2 lakhs इंटू 10%, मतलब पहले लोन का इंटरेस्ट और 3 lakhs इंटू 8% मेरे दूसरे लोन का इंटरेस्ट. सो दोनों लोन का इंटरेस्ट लेके मैं ऐड करूँगी. ओके, नाउ डिवाइडेड बाय एग्रीगेट बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग, मतलब ही मेरा टोटल लोन्स, दोनों लोन्स की अमाउंट क्या है? 2 lakh एंड 3 lakh. सो 2 lakh एंड 3 lakh विल मेक 5 lakhs. सो जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट अपॉन मेरा टोटल लोन. सो मुझे मिलेगी मेरी कैपिटलाइजेशन रेट, ये होगी मेरी कैपिटलाइजेशन रेट. ओके, सो उस कैपिटलाइजेशन रेट को मैं यूज़ करूँगी फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट जो मैंने एक्सपेंडिचर इनकर की है. चलो, दिस विल बी माई एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, मतलब ये वाली नीचे वाली पार्ट.
नाउ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, यही बोल रही थी मैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एसेट इनटू कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब ये जो एवरेज बेसिस पे निकाली थी ना मैंने, दिस इज वेटेड एवरेज मेथड ओनली, सो राइट हियर वेटेड एवरेज method because I am using a weighted average method upon period of utilization, मतलब जिस पीरियड के मैंने वो लोन लिया, एक्सपेंडिचर इनकर किया, वो मैं पीरियड कंसिडरेशन में लूँगी। एंड ये तो आपको पता है, एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, सो दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली इफ द लॉस इज ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स which is debited to profit and loss account. Finally, अभी आते हैं डिस्क्लोजर्स पे, मतलब भी अपने बायो में बताओ, इंस्टाग्राम बायो पे मैंने क्या क्या किया था। चलो, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में बताऊंगी, फिर अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितने अमाउंट मैंने बोरो की और मैं अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी यूज़ कर रही हूँ। चलो, इधर तक कोई डाउट? ओके, चलो फटाफट से प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आई विल कीप ओनली दिस मच, अभी मैं इसको आई विल नॉट शेक दिस। ओके, चलो read problem number 1. A company A borrowed rupees 5 lakhs at an interest rate of 8% per annum to construct a qualifying asset. The company started the construction on July 1st, 2025 and was completed on 31st of December 2025. मतलब 6 month के लिए, 6 months के लिए. Okay, so during the period, company A invested some borrowed funds for temporarily and earned rupees 2000 as interest, rupees 2000 as interest, and हमारा ये period क्या होगा? 6 months. Period multiple मिला, interest rate and कितना borrow किया था, इतना मिल गया। अभी find क्या करना है? Calculate the borrowing cost to be capitalized. चलो अगेन द सेम थिंग, क्या क्या करना है 4 पार्ट्स में, एज पर AS 16, एज पर AS 16 लिखो, और फिर तुमने फंड्स कैसे लिए स्पेसिफिकली, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज स्पेसिफिक बोरोइंग, दैट इट इज स्पेसिफिक बोरोइंग। नाउ if funds are specifically borrowed for obtaining or constructing a qualifying asset, their capitalization will take place on the basis of actual borrowing costs, actual borrowing costs, and any income earned on temporarily invested borrowed funds should be reduced from the borrowings. हमने देखा था कि क्रेन दी थी हमने रेंट पे, because we are not using it 24/7, so जो रेंटल इनकम है, जो रेंटल इनकम है वो मैं लेस करूँगी। सो तुमको पता है अभी गिवन केस में क्या क्या लिखना है। इन द गिवन केस बोरोड फंड्स आर 5 लाख रुपीज, इंटरेस्ट रेट 8%, पीरियड 6 months, एंड इंटरेस्ट इनकम विल बी माई ₹2000। सो कैलकुलेशन दिखाना है तुमको, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग्स कैसे निकालोगे? 5 lakhs इंटू द इंटरेस्ट रेट इंटू कितने पीरियड्स के लिए मैंने वो किया था 6 months, सो 6 डिवाइड बाय 12, कितने इंटरेस्ट आई मेरी 20,000, और इंटरेस्ट इनकम कितनी अर्न की थी मैंने टेम्परेरी 2000, सो उसको मैं लेस करूँगी, फिर मुझे आया मेरा बोरोइंग कॉस्ट, मुझे आई मेरी बोरोइंग कॉस्ट। चलो, एंड देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। द बोरोइंग कॉस्ट इज टू बी कैपिटलाइज्ड इज ₹18,000। चलो सेकेंड क्वेश्चन तो हमने देख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जनरल बोरोइंग्स। ओके, कंपनी सी हैज़ जनरल बोरोइंग्स, कंपनी सी हैज़ जनरल बोरोइंग्स ऑफ ₹5 lakhs। ये मैंने गिवन केस में ऑलरेडी लिख दिया है, बोरोड फंड्स। ओके,
इन माई गिवन केस वेटेड एवरेज रेट 9%. वाई? जनरल बोरोइंग्स को कौन सा रेट यूज करते हैं हम? वेटेड एवरेज रेट. दे स्पेंट ₹2 lakhs ऑन कंस्ट्रक्शन फ्रॉम 1st April to 31st of December. वो कितने होते हैं? 9 months. मैंने तो रेडीमेड लिखा के दिया तुमको 9 months. तुमको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट तुम एग्जाम में कैलकुलेट करोगे कितने मंथ्स है. सो कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड. सो एज यूजुअल एएस लिखो, प्रोविजन लिखो इन 2 sentences कि हम जनरल बोरोइंग्स यूज कर रहे हैं तो हम क्या किस बेसिस पे उसको कैपिटलाइज करेंगे? यूजिंग द वेटेड एवरेज रेट. फिर उसके बाद गिवन केस मतलब फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने एंड कैलकुलेशन. सो बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला लिखो इसका, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इनटू वेटेड एवरेज इनटू पीरियड डिवाइडेड बाय 12. सो कैलकुलेशन करोगे और फिर तुम्हें मिलेगा तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट. सो 2 lakhs इंटू 9% इंटू 9/12 आया मेरा 13,500. अरे तुम ऐसे देखो मत मेरी तरफ, कैलकुलेटर यूज़ करो, अपने शस्त्रों को यूज़ करो, कैलकुलेट करो और मुझे फिगर्स बताओ. जस्ट बिकॉज आई हैव रिटन द आंसर्स तुम ऐसे आइडल बैठे हो. चलो इसको स्टार मार्क करो. स्टार मार्क. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट. सेम चार्ट को कन्वर्ट किया है मैंने इन शॉर्ट नोट इन पॉइंट्स. सो स्टडी दिस. शॉर्ट नोट के लिए ये आ सकता है इन योर 5 marks 1C. ओके चलो लेट्स बिगिन विथ AS 18 दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स. सो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में हम क्या क्या करते हैं? पहले तो ऑब्वियसली मैम ये क्या बोल रहे हो, रिलेटेड पार्टीज मतलब क्या होते हैं? रिलेटिव्स, है ना. ऑब्वियसली रिलेटिव्स आएंगे, पर एक इंसान के रिलेटिव्स अलग होते हैं और कंपनी के रिलेटिव्स अलग होते हैं. सो हमको क्या पहले फाइंड आउट करना पड़ता है? अ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप. सो पहले क्या डिस्क्लोज करना है हमको कि मेरा रिलेशनशिप क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? विद द पार्टी. विद द पार्टी ऑब्वियसली, नहीं तो तुम बोलोगे कि मैम ये क्या बोल रहे हो आप, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? विद द कंपनी. एंड उसके साथ जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम उनको डिस्क्लोज करेंगे. चलो अभी किस किस को एप्लीकेबल है? एंटरप्राइजेस दैट आर कंट्रोल्ड बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज. दैट आर कंट्रोल्ड बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज. दैट आर कंट्रोल्ड बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज. ओके सो इसको है ना हाईलाइट करो. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस. कंट्रोल्ड. ओके आऊँगी मैं, इधर भी आऊँगी. सो एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स ऑफ एंटिटी. एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स. सी वो दोनों ऐसा हाथ मिला रहे, ये दोनों हाथ मिला रहे. क्यों? सपोज अभी मैं मेट्रो प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो मैं अकेली कर सकती हूँ क्या मेट्रो प्रोजेक्ट? मुझे और एक चाहिए कोई तो साथीदार. तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, फंड्स लाने के लिए बिजनेस में और एक इंसान को ले रही हूँ मेरे साथ. सो दैट विल बी अ जॉइंट वेंचर. सो XYZ एंड ABC ये दोनों कंपनीज साथ में आते हैं फॉर व्हाट? मेट्रो प्रोजेक्ट. फॉर मेट्रो प्रोजेक्ट. एंड हेंस दे आर इन जॉइंट वेंचर. दे आर इन जॉइंट वेंचर. ओके चलो यहाँ इंडिविजुअल्स हु हैव कंट्रोल, अगेन हाईलाइट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन देयर रिलेटिव्स. मतलब इंडिविजुअल उसके रिलेटिव्स का कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उस कंपनी में या एंटरप्राइज में, तो वो रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे. ओके एसोसिएट्स जॉइंट वेंचर्स बन गए रिलेटेड पार्टीज. ओके जिनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल. अभी मैम बोलोगे अब मैम व्हाट इज कंट्रोल? अभी नीचे आओ और देखो व्हाट इज कंट्रोल. सो कंट्रोल इज ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर. 1/2 मतलब ही 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर आई एम हैविंग इन दैट कंपनी इज कंट्रोल. या फिर मेरा कंट्रोल है किस पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकालने की मेरी पावर है या उनको अपॉइंट करने की मेरी पावर है, तो फिर मेरा क्या है?
उस एंटिटी में कंट्रोल है, क्योंकि मुझ में क्या पावर है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने में और निकालने का पावर है मेरे पास, तो कंट्रोल आया मेरे पास। सो कंट्रोल कैसे आती है? बाय 2 वेज, एक तो 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन पे मेरा कंट्रोल है। नाउ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर, मतलब आई हैव वोटिंग पावर and power to direct by statute or agreement in financial or operating policies of the enterprise. Okay? मतलब ही उनके जो पॉलिसीज है, कंपनी के पॉलिसीज बोलो, फाइनेंशियल बोलो, ऑपरेटिंग पॉलिसीज बोलो, उस पर मेरा कंट्रोल है। उनके पॉलिसीज को मुझे क्या है, चेंज करने का कंट्रोल है, तो फिर मेरे पास कंट्रोल है। ओके तो फिर मेरे पास कंट्रोल है। सो कंट्रोल की 3 चीज़ें कौन कौन सी? 50% और मोर, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, मतलब ही उनके पॉलिसीज को चेंज करने की मेरे में पावर है। सो दिस इज कंट्रोल। अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में देयर इज वन क्रूशियल पॉइंट विच यू नीड टू राइट। टेक योर रेड पेन एंड राइट 20% और मोर, 20% और मोर शेयर होल्डिंग और टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर। सो मेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब कब आएगी? व्हेन आई एम पार्टिसिपेटिंग, ओनली पार्टिसिपेटिंग। मेरे पास कंट्रोल है क्या? नो, आई एम नॉट हैविंग कंट्रोल। अभी मेरे पास कंट्रोल नहीं है, बट मेरे पास क्या है, सिर्फ मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, उनको सजेशंस दूंगी कि तुम अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, फाइनेंशियल पॉलिसीज ये बनाओ, ऑपरेटिंग पॉलिसीज ये बनाओ। सो मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, किसमें? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसी में। ओके बट कंट्रोल नहीं है मेरे पास, कंट्रोल नहीं। सी, बट नॉट कंट्रोल ऑफ दैट पॉलिसीज, मेरे पास उन पॉलिसीज का कंट्रोल नहीं है, और मैं 20% और मोर की शेयर होल्डिंग रखती हूँ। दैट इज माई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सो यानी कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो बंदा है, ये ओके ये जो बंदा है, इसके पास कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, दोनों में से कोई भी है तो वो रिलेटेड पार्टी बन जाएगा उस कंपनी के साथ, बन जाएगा उस कंपनी के साथ। ओके इसके भी रिलेटिव्स अगर होंगे, मतलब इसका सन, मदर, फादर, वाइफ, सिस्टर, सब होंगे इसके रिलेटिव्स, हिज रिलेटिव्स, अगर कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो भी वो रिलेटेड पार्टीज बन जाते हैं, तभी वो कंपनी रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे। सो सिंस वी हैव डन कंट्रोल, कम ऊपर enterprises that are controlled by reporting entities. Okay, so this is company A. Okay, now this company is controlling another company B, क्योंकि उसका स्टेक है 60% और 60%, और कंट्रोल में हमने क्या सीखा था? 50% और मोर वोटिंग पावर। परफेक्ट, यू गॉट मी राइट। सो 60% है मतलब कंट्रोल तो आ गया, कंट्रोल आ गया, बट अभी इस रिश्ते को हम नाम दे देते हैं, हम बोल रहे थे ना ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है बताती हूँ। ये ए होगी मेरी होल्डिंग कंपनी, मेरी होल्डिंग कंपनी, और ये कंपनी बी होगी मेरी सब्सिडियरी कंपनी, मेरी सब्सिडियरी कंपनी। गॉट इट? चलो, की मैनेजमेंट पर्सोनल, की मैनेजमेंट पर्सोनल एंड देयर रिलेटिव्स। ओके अब ये की मैनेजमेंट पर्सोनल क्या होता है? ओके आई विल टेल यू। की मैनेजमेंट पर्सोनल, इधर लिखो, इसको ऐसे अंडरलाइन करो की मैनेजमेंट पर्सोनल को, और इससे एरो निकाल के लिखो। की मैनेजमेंट पर्सोनल होता है डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। ये दो लोग आते हैं। कौन है मेरे ये दो लोग? की मैनेजमेंट पर्सोनल, और इसके रिलेटिव्स, इसके रिलेटिव्स, इनके रिलेटिव्स, इनके रिलेटिव्स। ओके
अगर ये KMP है, मतलब इफ आई सृष्टि इज अ डायरेक्टर इन टाटा लिमिटेड, ओके, इन टाटा लिमिटेड, तो फिर मैं उस KMP बन गई, मैं उस कंपनी की टाटा लिमिटेड की KMP बन गई, और मेरी बहन 55% स्टेक होल्ड करती है इन से सपोज बजाज लिमिटेड, मेरी सिस्टर। तो अगर मेरी सिस्टर अगर बजाज लिमिटेड में 55% होल्ड करती है तो फिर उसका कंट्रोल आ गया, मेरा KMP वाला रिलेशन है। तो मुझे बताओ वेदर विद दिस रिलेशन बाय माई एंड माई सिस्टर्स रिलेशनशिप बजाज लिमिटेड एंड टाटा लिमिटेड आर दे रिलेटिव्स? यस, दे आर रिलेटिव्स। क्यों? क्योंकि मैं KMP हूँ, किस में? टाटा में, और मेरी बहन क्या है? बजाज में कंट्रोल होल्ड कर रही है 55% का। नाउ अंडरस्टूड हाउ रिलेटिव्स आर फॉर्म, कंपनी रिलेशनशिप्स। नाउ enterprises over which any person described in C or D are able to exercise significant influence। वही है, ऐसा खाने के बजाय ऐसा खाया है उन्होंने, ऐसा खाने के बजाय उन्होंने ऐसा खा लिया है, मतलब ये बता रहे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इन लोगों का, तो उनका रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बन जाता है। चलो आ जाओ, देखो रिलेटेड पार्टीज एक बार पढ़ लो। ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड one party has the ability to control, see आ गया, control the other party or exercise significant influence। So now you understood the importance of those two words, control and significant influence over other parties in making financial or operating decisions। Related party transactions, transfer of resources or obligation between related parties regardless of price charged or not। मतलब ही बहुत कॉम्प्लिकेट करके बताएं, मैं बताती हूँ सिंपल में। मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब ये हम दोनों में जो जो ट्रांजैक्शंस होंगे, परचेज, सेल, आ जाओ नीचे बताती हूँ क्या क्या ट्रांजैक्शंस है, इधर ही आ जाओ बाजू में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, सो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये ट्रांजैक्शंस होते हैं दोनों रिलेटेड पार्टीज में। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, fixed assets, rendering and receiving of services, agency arrangements, leasing or hire purchase arrangement, transfer of research and development, license arrangements, finances, guarantees, collateral, management contracts, etc। ये सारे transactions होते हैं किसमें? related parties के बीच में, तो इनको disclose करना पड़ता है अलग से, so इनके disclosures देंगे। चलो ओनरशिप, ये कंट्रोल देख लिया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देख लिया। अभी देखते किसको ये एप्लीकेबल नहीं है। हु आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, हु आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, नॉट रिलेटेड पार्टीज। ओके, सो एंटिटीज हैविंग कॉमन डायरेक्टर्स, मतलब मैं डायरेक्टर हूँ टाटा में भी और बजाज में भी, सो विल बजाज एंड टाटा बी रिलेटेड पार्टीज? नो, बिकॉज आई एम अ कॉमन डायरेक्टर, नहीं हो सकती। फाइनेंस प्रोवाइडर, जो बैंक मुझे लोन देती है, हाँ मुझे लोन की ज़रूरत है और फिर मुझे एक बैंक से मैंने लोन लिया, तो वो बैंक जी बैंक मला लोन देते ती बैंक देणारी लोन माझी रिलेटेड पार्टी होईल का? नाही, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेरी रिलेटेड पार्टी बनेगी? नो। स्टेट कंट्रोल एंटिटीज़, मतलब ही मुझ में स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है 50% और मोर, तो मैं मेरी रिलेटेड पार्टी बनेगी? नो। सिंगल सप्लायर कस्टमर, अभी मैं रोज़ सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाती हूँ, तो वो सब्जी वाला मेरा क्या रिलेटेड पार्टी बनेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। सो ही दैट सब्जी वाला विल नॉट बी माई रिलेटेड पार्टी। ओके, सो सिंगल सप्लायर और कस्टमर विल नॉट बी माई रिलेटेड पार्टी। चलो डिस्क्लोजर्स देखते हैं। इट इज़ रिलेटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ही अगर रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द ईयर है तो चेक करो पहले रिलेटेड पार्टीज है क्या? यस है। तो ट्रांजैक्शंस प्लेस हुए क्या, मतलब ट्रांजैक्शंस हुए क्या दोनों रिलेटेड पार्टीज में? इफ़ योर आंसर इज यस, देन डिस्क्लोज नेम, रिलेशनशिप, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट, मतलब कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है वो चेक करो, रिलेशनशिप बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उस रिश्ते का नाम बता दो। फिर कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो वो भी बता दो, कुछ मैंने अमाउंट्स राइट ऑफ किए हैं तो वो भी मुझे बता दो। नेक्स्ट, अगर आंसर इज नो, मतलब रिलेटेड पार्टीज में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुए, तो पहले चेक करो कि कंट्रोल सच में है क्या इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में वो कंट्रोल है क्या। इफ़ योर आंसर इज यस, कंट्रोल है,
अगर कंट्रोल है तो क्या डिस्क्लोज करोगे? नेम एंड रिलेशनशिप। अभी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज कर सकते हो या ये 3 चीज़ें डिस्क्लोज कर सकते हो क्या इधर? नो, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है तो क्या डिस्क्लोज करेंगे? नहीं डिस्क्लोज कर सकते, सिर्फ नेम एंड रिलेशनशिप को डिस्क्लोज कर सकते। अगर आपको कुछ अदर डिस्क्लोजर देने हैं तो वो आप दे सकते हो, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रॉब्लम्स ऑफ AS 18। ओके, अभी तुमको पता है फॉर्मेट कैसे कैसे लिखना है। 4 कॉम्पोनेंट्स, AS, एज पर AS, फिर तुम लिखोगे इन द गिवन केस, एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन, देन कंक्लूजन इज अ 4th component. So first question, company X holds 60% of voting power in company Y. Company X, are company X and Y related parties according to AS 18? If so, what is the type of relationship? चलो, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा ये पूछ रहा है। ओके, सो कंट्रोल चाहिए, 60% वोटिंग पावर है, मतलब ही 50% से ज़्यादा जा रहा है, तो हमको पता है रिलेटेड पार्टी तो है। हाँ, बट हमको थ्योरी लिखनी है। अभी थ्योरी में क्या लिखेंगे? कंट्रोल वाला पॉइंट। थ्योरी में लिखेंगे हम कंट्रोल वाला पॉइंट। सो कंट्रोल कब मिलती है हमें? व्हेन voting power is more than 50%, more than half of the total voting power, or there is a substantial interest in voting power, और मेरे पास डायरेक्शन है, मेरे पास पावर है to direct the statute or agreement, directed by the statute or agreement in financial or operating policies of the enterprises. Okay? और मेरे पास और कुछ तो बोल रही हूँ, मुझे बताओ तुम लोग और कुछ क्या बोल रही हूँ मैं? कंट्रोल इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? कंट्रोल इन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब ही मेरे पास पावर है टू रिमूव और टू अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो 3 पॉइंट्स कौन से हुए लिखने के लिए? 50% और मोर ऑफ वोटिंग पावर, मतलब हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, देन कंट्रोल चाहिए कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में, और 3rd पॉइंट है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। देन गिवन केस में क्या लिखोगे तुम? तुम्हारे फैक्ट्स लिखोगे कि 60% में होल्ड कर रही हो, एक्स इज होल्डिंग 60% इन कंपनी वाई। तुम ऐसा डायग्राम बनाओगे छोटा सा इन योर एक्सप्लेनेशन कि ये कंपनी एक्स है, ये कंपनी वाई है, ये मेरी होल्डिंग कंपनी और ये है सब्सिडरी कंपनी जो 60% का स्टेक होल्ड कर रही है। ओके, कंक्लूजन लिखो, दे आर रिलेटेड पार्टीज। एंड कैसे रिलेटेड पार्टीज हुई वो? Because they are having holding subsidiary relationship. Second problem, Mr. Z is a key managerial personnel of PQR Limited. He also holds 23% of voting power in XYZ Limited. Okay, is XYZ Limited a related party to PQR Limited through Mr. Z? तो हमको क्या मालूम है? एक तो गिवन केस बताओ, पहले तो गिवन केस देखते क्या क्या मालूम है हमको। सो गिवन केस में क्या क्या लिखोगे? जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है, Z KMP है, मतलब ही डायरेक्टर या ऑफिसर होगा वो इन PQR लिमिटेड। सेकंड, उसका 23% वोटिंग पावर है, किसमें? इन XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड में उसका 23% का स्टेक है। आफ्टर दैट हमको पता है स्टेक है तो कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का पॉइंट लिखेंगे। सेकंड लिखेंगे KMP के बारे में कि KMP और उसके रिलेटिव्स ये रिलेटेड पार्टीज हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में ऐसे मिस्टर जेड को ड्रॉ करो, ये होगा हमारा मिस्टर जेड। मिस्टर जेड KMP है इन PQR लिमिटेड एंड उसकी 23% होल्डिंग पावर है, मतलब ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। 20% और मोर से गया, 23% तो 20% से मोर है तो आया मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सो मेरा XYZ लिमिटेड में है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड हेंस दे आर रिलेटेड पार्टीज। ओके, सो मैं कंक्लूजन लिखूंगी, यस XYZ लिमिटेड इज अ रिलेटेड पार्टी टू PQR लिमिटेड थ्रू मिस्टर जेड। आ जाओ इन प्रॉब्लम नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। सो मिस्टर यश इज अ डायरेक्टर इन कंपनी O. हिज सन मतलब यश का सन, उसका बेटा, हैज 55% शेयर होल्डिंग इन कंपनी P. नाउ tell me whether company P and company O are related parties or not. As usual, AS 18 related parties, provisions लिखोगे। provisions में control significance का point लिखोगे और KMP and उसके relatives का point लिखोगे।
कंट्रोल सिग्निफिकेंस, KMP एंड की मैनेजरियल पर्सोनल एंड उसके रिलेटिव्स। गिवन केस पता है, जस्ट डायरेक्टर है किस में, इन कंपनी O, और उसका बेटा 55% होल्ड कर रहा है इन कंपनी P। सो एक्सप्लेनेशन में हम ऐसे डायग्राम दिखाएंगे, मिस्टर यश को दिखाएंगे, ही इज़ मिस्टर यश एंड ये उसका बेटा, हिज सन। सो मिस्टर यश की है KMP डायरेक्टर, सो ही इज़ KMP हियर, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। और उसका बेटा 55% होल्ड कर रहा है, 55% मतलब 50% के ऊपर गया, 50% के ऊपर गया यानी कंट्रोल आ गया, कंट्रोल। सिया वन स्टूडेंट्स एंड होल्डिंग सब्सिडरी। मुझे बताओ, हिज सन, ओके, मिस्टर यश सन, वो कंपनी है क्या, आदमी है? आदमी है, कंपनी है क्या? ही इज़ एन इंडिविजुअल, तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कैसे आएगा? तो हम क्या बोलेंगे, उसके बेटे का कंट्रोल है, कंट्रोल इन कंपनी P, ओके। सो कंट्रोल आ गया, KMP आ गया, सो हेंस दे आर रिलेटेड पार्टीज। कंक्लूजन में लिखोगे, यस, कंपनी O एंड कंपनी P आर रिलेटेड पार्टीज। मार्क दिस शॉर्ट नोट, दिस शॉर्ट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सेम चार्ट को पॉइंट्स में सिर्फ लिखवा के दिया है, सो दैट यू कैन रिमेंबर। अगर तुमको चार्ट नहीं जम रहा है तो तुम शॉर्ट नोट में कर सकते हो इसमें पॉइंट्स से। नाउ वी हैव AS20, अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। सो अर्निंग्स पर शेयर मतलब क्या? अर्निंग्स पर शेयर मतलब क्या? अर्निंग्स मतलब मैं कुछ तो कमा रही हूँ, पैसा, मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है, इसलिए तो मैं हमेशा चिल्लाती रहती हूँ ना, पैसा पैसा करती तू, पैसे पे तू मरती, मतलब ही मुझे पैसे से मतलब है, पैसा मतलब प्रॉफिट। तो फिर मैं प्रॉफिट पर शेयर कितना आता है वो मुझे कैलकुलेट करना है। हाँ, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि हम नीचे लिखते बेसिक EPS, डाइल्यूटेड EPS, वी राइट दीज 2 कंपोनेंट्स। तो अब इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में सीखेंगे। तो जब बेसिक EPS कैलकुलेट करते हैं, बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों दिखते हैं किधर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, नीचे एकदम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हम लिखते हैं बेसिक EPS, डाइल्यूटेड EPS ऑन द फेस ऑफ P&L। सो एन एंटिटी शुड प्रेजेंट बेसिक EPS and diluted EPS on the face of P&L account. So basic EPS should be presented separately for each class of equity shares that has different right in sharing the net profit. मतलब अलग अलग क्लासेस ऑफ शेयर होंगे तो उनको अलग अलग बेसिक EPS और अलग अलग डाइल्यूटेड EPS हमको कैलकुलेट करने हैं। सो बेसिक EPS कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट, मतलब ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो नेट प्रॉफिट भी हो सकता है या नेट लॉस भी हो सकता है। सो नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट आफ्टर पेइंग द डिविडेंड्स, डिविडेंड पे करने के बाद जो भी मेरे पास प्रॉफिट बचता है, जो भी मेरे पास प्रॉफिट बचता है, डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट मेरे पास बचता है वो मैं डिवाइड करूँगी विथ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब जो भी शेयर्स मैं होल्ड कर रही हूँ, कंपनी होल्ड कर रही है सारे शेयर्स, वो शेयर्स को पीरियड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज निकाल के हम बेसिक EPS निकाल लेंगे। अब डाइल्यूटेड EPS से आने से पहले हम देखेंगे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, it is a financial instrument or any other contract which entitles or may entitle the holder to convert it into equity shares. So कैसे convert होते हैं? वो कन्वर्टेबल होने चाहिए, अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकती। हाँ, कन्वर्टेबल चाहिए, सो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर वारंट्स, ESOP, लोन अग्रीमेंट्स इफ द बोरोअर हैज द इशू टू इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द कंडीशंस, कन्वर्टेबल है। इन शॉर्ट हमारा कीवर्ड क्या है, मेन फोकस क्या है, वो कन्वर्टेबल होना चाहिए, कन्वर्टेबल। नाउ एज द नेम सेज पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, वो शार्क टैंक में बोलती है ना कि मुझ में तुम में वो कैपेबिलिटी दिखती है, तो मैं भी बोलती हूँ मुझे ना ये डिबेंचर में कैपेबिलिटी दिखती है कन्वर्ट होने की, मुझे ना उस ESOP में या वारंट में, शेयर वारंट में या फिर प्रेफरेंस शेयर में
कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी दिखती है, तो मुझे लगता है तुम कन्वर्टेबल हो, तुम कन्वर्टेबल हो सकते हो इन इक्विटी शेयर्स, आई कैन कन्वर्ट यू इन इक्विटी शेयर्स। सो जब ये कन्वर्ट होते हैं डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स, व्हेन दे कन्वर्टेड, तो कन्वर्ट होने के बाद क्या बनते हैं, इक्विटी शेयर्स। तो ये इक्विटी शेयर्स और मेरी ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स, इनको मैं करूँगी उसमें ऐड। तो ऐड करने के पास मेरे पास वो इफेक्ट आएगा भी, सो आई विल बी हैविंग एन इफेक्ट ऑफ दोज डाइल्यूटेड शेयर्स इन द ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर तो एडजस्ट हो गया, शेयर्स तो हमने एडजस्ट कर लिए, बट हमको न्यूमरेटर का भी तो देखना पड़ेगा। अगर डिबेंचर है तो डिबेंचर पे मुझे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, तो मैं न्यूमरेटर में जाके नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट को एडजस्ट करूँगी। अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है जिसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, तो प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड मिल रहा था उसको भी मैं नेट प्रॉफिट में जाके एडजस्ट कर दूँगी। ओके, सो माई न्यूमरेटर इज एडजस्टेड बाय गिविंग द डाइल्यूटिव इक्विटी शेयर्स का इफेक्ट, and my weighted average number of shares are also adjusted by giving the effect of equity shares, the convertible equity shares. Okay, so देखो अभी diluted EPS का formula, net profit or loss attributable to equity shareholders after giving the effect of potentially dilutive equity shares upon weighted average number of shares outstanding after giving the effect of potentially dilutive equity shares. चलो आ जाओ अभी रीस्टेटमेंट ऑफ बेसिक ईपीएस। नाउ रीस्टेटमेंट ऑफ बेसिक ईपीएस कब होता है, इन केस वेयर देयर इज बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट और शेयर स्प्लिट, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इन करंट ईयर। इस साल मैंने बोनस इशू किया, बोनस इशू मतलब क्या, मैंने कुछ तो बोनस दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। सो मैं एक रेशियो कोट करूँगी, 1 शेयर 2 शेयर के बजाय मैं तुमको 1 बोनस दूंगी, ऐसे बोलूँगी 1:2, आई एम गिविंग बोनस इशू टू माई एम्प्लॉयज़, तो उनको वो राइट एक्सरसाइज करना है। ओके, सो ये करंट ईयर में किया, अभी मैंने उनको तो बोनस इशू कर दिए, बट अब मेरी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हिल जाएंगे। ओके, नाउ हिल जाएंगे, तो अगर वो हिल गए, नंबर ऑफ शेयर्स अभी चेंज हो गए मेरे, क्योंकि अभी बोनस एलिमेंट आया इनटू पिक्चर, बोनस इशू आए इनटू पिक्चर, तो अगर मेरा बोनस इशू मतलब डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तो मेरा पिछले साल का ईपीएस वो तो भी गलत होगा ना, तो वो मुझे इसको रीस्टेट करना पड़ेगा, आई विल हैव टू रीस्टेट इट। ओके, तो रीस्टेट करने के लिए मुझे लगेगा बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर, जो हम आगे देखेंगे कि बोनस इशू या राइट इशू में हम बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे यूज़ करते हैं। Okay, so previous year's basic EPS will be restated for better comparisons, अभी calculation देखते हैं, basic EPS in the case of right issues। right issue क्या होते हैं, ऐसे shares जो मैं issue करती हूँ for less than fair value, so क्योंकि उसमें एक बोनस एलिमेंट मैं डाल के देती हूँ। हमने तो आपको याद है, मैंने इन करंट इन्वेस्टमेंट्स जब हम एएस कर रहे थे तब मैंने बोला था कि मैं राइट इशू दे रही हूँ अपने शेयर होल्डर्स को, तो मैंने एक एसपी कॉलेज लिमिटेड बनाया था। सो दिस इज़ एसपी कॉलेज लिमिटेड, ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और ये तुम छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हो, ये तुम सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे से प्यारे प्यारे से शेयर होल्डर्स हो जिनको मैंने दिया है राइट इशू एट 1:2। 2 शेयर के बजाय मैं तुमको दूंगी 1 राइट इशू और 1 राइट शेयर्स। सो 80 रुपीज़ का राइट इशू प्राइस है जो फेयर वैल्यू से कम है, मतलब ये 100 रुपीज़ मेरी फेयर वैल्यू है जो कम है। ओके, नाउ वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, ये थियोरेटिकल एक्स राइट फॉर्मूला से बोनस फैक्टर निकालना है, तो मुझे फेयर वैल्यू लगेगी, फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। अभी ये निकालने तो मुझे लगेगी मार्केट प्राइस, मतलब ये फेयर वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ओरिजिनल शेयर्स, जो शेयर होल्डर्स के पास जो ओरिजिनल शेयर्स है वो, और मार्केट प्राइस, उनको मल्टीप्लाई करूँगी, वो हो गया 1, और उसमें मुझे ऐड करूँगी मेरे राइट इशू वाले शेयर्स और राइट एक्सरसाइज, मतलब ये जो कम वाली प्राइस थी ना मेरी, ये 80, ये यहाँ पे आएगी राइट इशू में। सो राइट इशू प्राइस इनटू राइट शेयर्स 1 हो गए, और जो मेरे ओरिजिनल शेयर्स और इनटू मार्केट प्राइस थे वो सबको क्लब करके मुझे मिलेगा मेरे न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर के नीचे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी मेरे ओरिजिनल शेयर्स और मेरे
राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स उसको ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगी मेरी थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस डिवाइड करने के बाद। सो वो थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस मुझे मिलने के बाद मैं वो यूज़ करूँगी इन माई बोनस फैक्टर टू कैलकुलेट बोनस फैक्टर। सो फेयर वैल्यू अपॉन बोनस फैक्टर। डिस्क्लोजर्स देखो हमारे मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स, मतलब ही तुम इंस्टाग्राम पे चिल्ला चिल्ला के बताते हो ना, ये है मेरी बायो में ये लिख दिया है, वैसे ही अभी मैं मेरे एफएस में चिल्ला चिल्ला के डिस्क्लोजर्स बोलूँगी कि मेरे बेसिक ईपीएस कितने, मेरे डाइल्यूटेड ईपीएस कितना है। अगर मेरा ईपीएस डाइल्यूटेड हो या बेसिक हो, इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा दो। ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? नेगेटिव ऐसे हो सकते हैं कि अगर मुझे नेट लॉस आया तो नेट लॉस डिवाइडेड बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, तो नेगेटिव में ही आएगा ना मेरी ईपीएस। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नेगेटिव ईपीएस। सो नेगेटिव में भी ईपीएस आ सकता है। सो फैक्ट ऑफ चेंज इन कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस ड्यू टू बोनस और राइट इश्यूज एक्सेट्रा। सो रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस विद द न्यूमरेटर। सो रीस्टेट करेंगे, रीस्टेट करना है हमको फैक्ट ऑफ चेंज ऑफ कैलकुलेशन इन ईपीएस ड्यू टू द बोनस और राइट इशू, रिकन्सिलिएशन इन नेट प्रॉफिट। अब जब हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का इफेक्ट देते डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी तो इफेक्ट देते, तो वो न्यूमरेटर के इफेक्ट हम डिस्क्लोज करेंगे, रिकनसाइल कर रहे हैं क्योंकि हम नेट प्रॉफिट। फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने, जब हम बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, जब डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, वो हमको डिस्क्लोज करने हैं। एंड देन फाइनली यू हैव टू टेल योर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉन्ग विद द ईपीएस फिगर्स। चलो अभी प्रॉब्लम्स देखते हैं, आ जाओ प्रॉब्लम्स पे, ईपीएस के प्रॉब्लम्स पे। So this is my basic EPS के problems. Problem number 1. A company earned net profit of rupees 5 lakhs for a year. The weighted average number of equity shares outstanding was 25 lakhs. So calculate the basic EPS. तो एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे एज पर AS20 बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस ऑन द फेस ऑफ P&L दिखाना है और फिर लिखो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला, क्योंकि क्या पूछा है क्वेश्चन में, बेसिक ईपीएस, तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला लिखो, नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नाउ इन द गिवन केस नेट प्रॉफिट मुझे कितनी दी है, 5 लाख्स की, सो लिखो 5 lakhs एंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 25 lakhs। सो कैलकुलेशन है बेसिक ईपीएस वाली। सो बेसिक ईपीएस कैसे आएगी मेरी, वो 5 lakhs नेट प्रॉफिट वाले डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो कि है मेरे 25 lakhs। एंड फिर कितना आ रहा है मेरा बेसिक ईपीएस, 0.2 पर शेयर। रीस्टेटमेंट ऑफ बेसिक ईपीएस विद अ बोनस एलिमेंट, So company M had a basic EPS of ₹5 लास्ट ईयर का EPS है, एंड उनके शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग थे, 10 lakhs के शेयर्स। सो दिस ईयर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 1:2 बोनस इशू दे देंगे। सो 1 बोनस फॉर एवरी 2 शेयर्स, मतलब 2 ओरिजिनल शेयर्स के बजाय मैं 1 बोनस दे दूंगी। सो रीस्टेट द प्रीवियस ईयर्स बेसिक EPS फॉर कंपैरेटिव पर्पसेस। सो फिर से लिखो तुम, एज पर AS20 इन केस ऑफ बोनस इशू, शेयर स्प्लिट, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इन करंट ईयर, then the previous year basic EPS should also be restated as if bonus share split took place at the beginning of the last year, and किसके लिए, for better comparison। सो कैलकुलेशन कैसे दिखाऊंगी मैं, पहले तो मुझे बेसिक बोनस फैक्टर कैलकुलेट करना है। आई हैव टू कैलकुलेट द बोनस फैक्टर। सो कैलकुलेट कैसे करूंगी बोनस फैक्टर, ओरिजिनल शेयर्स मतलब ही 2, बोनस फैक्टर 1 ऐड करो अपॉन ओरिजिनल शेयर्स कितने मेरे 2, सो 2 + 1 अपॉन 2 जो कि मुझे दे रहे 5, विच इज गिविंग मी 5। So ये 1.5 आएगा इधर इन माई डिनोमिनेटर व्हेन आई रीस्टेट माई EPS। ओके,
सो रीस्टेट करना है ईपीएस, तो मुझे कौन सा ईपीएस लगेगा, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर्स ईपीएस। सो प्रीवियस ईयर्स ईपीएस ₹5 अपॉन जो बोनस फैक्टर मैंने कैलकुलेट किया वो लूँगी 1.5, वो डिवाइड करके मेरा रीस्टेटेड ईपीएस आया 3.33। सो तुम कंक्लूजन में लिखो रीस्टेटेड प्रीवियस ईयर्स बेसिक ईपीएस विल कम टू ₹3.33। एंड नाउ वी आर टूवर्ड्स द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एएस। लास्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा और संभाल लो खुद को, हो जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम ही तो है, हो जाएगा। तुम्हारी मैम भी बैठी है, तुम भी बैठ जाओ। चलो, डाइल्यूटेड ईपीएस। नाउ नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, 6 lakhs। इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 2 lakhs। नाउ पोटेंशियल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 शेयर्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, मतलब वो जो प्रेफरेंस है 10,000 के, वो पूरा मैं कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे, 10,000 के शेयर्स मिलेंगे। सो मैं लिखूंगी एज पर AS20 EPS, एज पर AS20 EPS, and then I'll mention an entity should present basic EPS and diluted EPS on the face of P&L। अरे ये क्या हो गया, मैंने लास्ट प्रॉब्लम का नाम बोलते ही मेरा कंप्यूटर तो हैंग हो गया। लगता है मेरे लैपटॉप को भी चाहिए कि मैं और पढ़ाऊँ, इसलिए वो है ना बफर हो रहा है। वो बोलेंगे नहीं, हम मैम से और पढ़वाएंगे मैम से। चलो, सो क्या लिखेंगे फिर प्रोविजन में, और डाइल्यूटेड ईपीएस लिखना है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला लिखो, नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियली डाइल्यूटिव शेयर्स। एंड फिर सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी लिखो कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियली डाइल्यूटिव शेयर्स। हमारे पोटेंशियली डाइल्यूटिव शेयर्स कौन से हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कितने हैं वो, 10,000 के शेयर्स कन्वर्ट हो चुके हैं। नाउ गिवन केस लिखना है तुमको, गिवन केस में नेट प्रॉफिट कितना है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने, मतलब ये मेरे ओरिजिनल शेयर्स, दैट इज 2 lakhs के ओरिजिनल शेयर्स, और कन्वर्टेबल शेयर्स कितने मेरे 10,000। सो वो 10,000 एंड दिस 2 lakhs मैं उनको ऐड करूँगी, इफेक्ट दे दूंगी मेरे डिनोमिनेटर में। तो वो कितने आए मेरे अभी, 2,10,000। अभी नेट प्रॉफिट में मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ, टेक्निकली तो करना चाहिए, बट क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट गिविंग द इफेक्ट इन द न्यूमरेटर। सो चुप बैठो, सिर्फ लो तुम्हारा नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट कितना है, 6 lakhs। सो 6 lakhs डिवाइडेड बाय 2,10,000 will give me my diluted EPS as 2.86 per share is my diluted EPS. So finally हमारे problems तो ख़त्म हो चुके हैं। And now this is my important thing, जिधर तुम लिखोगे ना शॉर्ट नोट में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है मैंने इसी लेक्चर में 3-4 बार तुमको रिपीट करके बताया होगा कि मत लिखो, तो फिर मत लिखना बच्चों। मैंने 4 बार तो रिपीट किया ही होगा इफ़ यू हैव काउंटेड। सो दिस इज योर शॉर्ट नोट। चार्ट को कन्वर्ट किया है इन पॉइंट फॉर्म, सो दैट इन एग्जाम यू कैन यूज द सेम शॉर्ट नोट इन थ्योरी 1C में। So बच्चों, now instructions for you since you are studying AS. So when you will be studying AS, step number 1, पहले तो चार्ट पढ़ो अच्छे से, स्टडी द चार्ट। आफ्टर स्टडिंग द चार्ट ये शॉर्ट नोट को पढ़ो। ओके, स्टडी दिस शॉर्ट नोट वेल, पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो। शॉर्ट नोट्स में जो जो लैंग्वेज यूज़ की है, जो टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ है और प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ है, प्रॉपरली वो पॉइंट्स याद करो। आफ्टर डूइंग दैट फिर प्रॉब्लम्स में जाओ। प्रॉब्लम्स में जाने के बाद 4 कॉम्पोनेंट्स। कौन से 4 कॉम्पोनेंट्स? कॉम्पोनेंट 1 एज पर AS डैश डैश डैश, जो भी AS होगा वो 2-3 लाइन के प्रोविजंस लिखो, उस पर मिलेंगे तुमको 2 मार्क्स।
नेक्स्ट यू विल हैव योर इन द गिवन केस, दैट इज अ फैक्ट्स ऑफ द क्वेज. सो क्वेश्चन को की फिगर्स में शॉर्ट में लिखो, उसके मिलेंगे तुमको हाफ मार्क्स. कंपोनेंट नंबर 3 में एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन. एक्सप्लेनेशन कब आएगी? अगर वो थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है. कैलकुलेशन कब आएगी? अगर वो कुछ तक कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन लिखो और दिखाओ, तुम्हारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करो, फॉर्मूला लिखो. उसके बाद तुम फॉर्मूला है ना ऊपर भी लिख सकते हो, व्हेन यू आर राइटिंग प्रोविजन फॉर 2 मार्क्स, उधर भी फॉर्मूला लिख सकते हो, या कैलकुलेशन में भी फॉर्मूला लिख सकते हो. तुमको 2 मार्क्स है उधर कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन के लिए. एंड फाइनली हाफ मार्क इज फॉर योर कंक्लूजन. सो तुमको कंक्लूजन लिखना है. सो लास्ट लाइन में जो लिखा होता है वही सेंटेंस रिपीट करना है, नॉर्मल तुम्हारा वो आंसर लिखना है, उसको कन्वर्ट करके आंसर में लिखना है. ओके, सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर एएस अच्छे से पढ़ना. वेरी सिंपल एएस, वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स. ओके, आई होप ऑल concepts are clear. If there is any doubt, you can message me on WhatsApp or meet me personally in college. Okay, thank you students, अच्छे से पढ़ना. Bye bye.